नहीं उसूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहतहीन निकेही। यह वैज्ञानिक सिद्ध तथ्य है कि निज भाषा में ही हमारी सर्वोत्तम उन्नति संभव है। और आज हम अपनी मातृभाषा, हमारी निज भाषा, हमारी अपनी भाषा हिंदी दिवस को मनाने के लिए उस पर कुछ वार्ता, चर्चा, व्याख्यान किसी को सुनने और पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर कंचन भारद्वाज मैम, जो हम सबके बीच उपस्थित हैं। पहले तो मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि क्योंकि शनिवार को हमारा महाविद्यालय बंद रहता है, क्लासेस नहीं होती हैं, तो हमने सोचा कि एक ऑनलाइन ही रखते हैं ताकि हिंदी दिवस की कुछ सार्थकता जान सकें हम और मैम को सुन सकें। सर ने बताया कि मैम बहुत अच्छा लिखती हैं। हमने आपकी 3 किताबों के बारे में भी मैंने पढ़ा, देखा, उसको सुना, तो इसलिए हम सब आभारी हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम के परिचय के क्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर कंचन भारद्वाज मैम। आप शाहजहां उत्तर प्रदेश से हैं मूलतः। आपने पीएचडी एवं एमफिल की डिग्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से प्राप्त की। एमएड एवं विधि स्नातक रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। इसका उदाहरण यह है कि संगीत प्रभाकर डिग्री तबला एवं गायन प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से एवं कथक गुरु शिष्य परंपरा से गुरु पद्मश्री शोभना नारायण जी से पिछले 5 वर्षों से जारी है। आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से स्त्री भाषा नई निर्मितियां, दूसरी पुस्तक है स्त्री भाषा कथा भाषा, और तीसरी पुस्तक है पतंग उड़ाती लड़की। आपकी सभी पुस्तकों में स्त्री विमर्श को लेकर आपका लेखन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। हिंदी प्रवक्ता पद पर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में अध्यापनरत हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संगीत क्लब में बतौर तबला शिक्षक अध्यापनरत हैं। 2003 में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित है। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा हिंदी शिक्षक सम्मान 2008 से नवाजा गया। पीएम ई विद्या चैनल कार्यक्रम के लिए CIT द्वारा कई वर्षों से हिंदी साहित्य शिक्षा के लिए व्याख्यानों का लगातार प्रसारण, अब तक 25 व्याख्यान आपके प्रसारित हो चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कृत झांसी की रानी कविता की सस्वर अभिनयात्मक संगीतिक प्रस्तुति NCERT दिल्ली एवं यूरोप के हंगरी, ब्रोस्निया, पोलैंड में देश विदेश में तबला वादन प्रस्तुतियां। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर कंचन भारद्वाज मैम का हम सबको पाथे मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपका एक बार पुनः स्वागत। अब आज का जो निर्धारित विषय है वैश्विक परिदृश्य में हिंदी, उसके पश्चात मैम की कविताओं को सुनने का हम सबको इच्छा है। तो मैम इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें। डॉक्टर कंचन भारद्वाज मैम। नमस्कार। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको, या ईयरफोन लगाने की ज़रूरत है? ठीक आ रही, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद रिमर्दन, और जो संयोजक हैं हर्षिता, राहुल, मुझे लगता है वो भी सुन रहे होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने याद किया मुझे इस तरह। और जो बच्चे यहाँ पर हैं या अध्यापक हैं, जो भी कोई श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन। और सबको आज हिंदी दिवस के लिए शुभकामनाएं, बधाई। आज जो बात हो रही है मैंने कई जगह सुना। अभी तो मैं आपका वो हीरक जयंती समारोह ही सुन रही थी जो भारत मंडप में चल रहा है। अमित शाह जी को भी सुना और दूसरे साहित्यकारों को भी सुना, और हीरक जयंती मनाई जा रही है। बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिला उन्हें हिंदी में सेवा करने के लिए। एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे उसमें लगा कि भाषा मंत्रालय क्यों ना बनाया जाए, ताकि भाषा की जो भी स्थितियां हैं उस पर बात की जाए। और ये सही है, अनुवाद पर बात हो रही है, और बहुत सारे ई स्तर पर ऐप्स बनाए जा रहे हैं कि हाँ, आप आसानी से हिंदी सीख सकें। और अगर आपको याद हो कि
कंठस्थ 2.0 तो बन ही चुका है कि आप अनुवाद कर सकते हैं और जो अनुवाद आपने किया है उसमें अपलोड कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी वहाँ से देख सकेंगे। ये एक बात है। अब आपका विषय है 14 सितंबर ये वैश्विक हिंदी परिदृश्य में हिंदी। तो आपने शायद ये सोच के ज़रूर मुझे ये दिया होगा कि मैं विदेश घूम कर आई हूँ, विदेश यात्रा में 3 साल मैंने यूरोप में गुजारे हैं, तो मेरा अनुभव क्या है। उससे पहले ये बता दूं कि वैसे तो हम ये 10 जनवरी को इस पर बात करते हैं कि जब विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और आज तो हम अपने देश में क्या विकास कर रहे हैं हिंदी के लिए, या क्या दशा है उसको और कैसे सकारात्मक रूप में आगे लेकर जाएं, क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश तो रहती है। तो मैं अपने अनुभव भी बताऊंगी, और दूसरा ये कि वहाँ मैंने सच में देखा, हिंदी की सेवारत लोगों को देखा। 2 चीज़ें हैं वैश्विक परिदृश्य में बात करें तो। एक तो ये कि हम अपनी भाषा के प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या हम उन्हें बॉलीवुड की फिल्में, सिनेमा बहुत देखा जाता है इससे प्रसन्न हैं, वहाँ गाने बहुत सुने जाते हैं हिंदी के इससे प्रसन्न हैं, या हम उनको सचमुच हिंदी सिखा रहे हैं। या भाषा एक संस्कृति है, तो क्या वो संस्कृति के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं भाषा के माध्यम से, कि अगर वो हिंदी को समझना चाहते हैं तो वो हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, अगर वो हिंदी सीख रहे हैं तो भारत भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केरल अब जाएं और हिंदी जानना ज़रूरी है क्या केरल घूमने के लिए? नहीं, आपका काम ऐसे अंग्रेजी से चल जाएगा, आप बिना हिंदी जाने भी घूम सकेंगे। लेकिन भाषा एक संस्कृति है, तो जब संस्कृति की बात है तो फिर इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि हम बाहर क्या केवल हिंदी बोलने की बात कर रहे हैं, या हम सचमुच में भाषा के साथ संस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। दोनों बातें हैं। और उनको अनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या ये देख रहे हैं कि कितने विदेशी लोगों ने हमारी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद किया है, और क्या ऐसे शब्दकोश हैं जो विदेशों में हिंदी को समझने के लिए पर्याप्त हैं? तो हाँ, ऐसे शब्दकोश हैं। आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा पर अगर अपनी नज़र रखें तो वहाँ विदेशी हिंदी पढ़ने आते हैं। बहुत सारे शब्दकोश बने हैं, कई भाषाओं में बने हैं, और वेबसाइट पर अवेलेबल भी हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हिंदी सीखते हैं हिंदी की संस्कृति को समझने के लिए विदेशों में, और वो ये सोचते हैं, जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ सुभाष जी, वहाँ से शुरू कर रही हूँ। बाकी तो थ्योरी में कहने के लिए बहुत कुछ है कि फिर हम बात करेंगे कि कैसे सूरीनाम में हुआ, और कैसे मॉरिशस में है, और कैसे रूस में है। फिर हम फादर कामिल मुल्के का जो शब्दकोश है वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो याद आने लगता है कि हाँ भाई उन्होंने बनाया। फिर आप लोठार लूत्से को भी नहीं भूलेंगे कि जिन्होंने हमारी कविताएं रूसी में जर्मनी में अनुवाद की। तो ये जब मैंने वहाँ देखा, आपने हमारी संगीत प्रेम का जिक्र किया, तो मैं बताऊँ एक 90 बरस की महिला, सच में 90 बरस की, वो संगीत कथक क्लास में आती थी, और कक्षा में आते हुए अचानक से 1 हफ्ते के लिए नहीं आई, बल्कि शायद 10-12 दिन फिर आई। तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं आ रही थी? वो थोड़ी अंग्रेज़ी जानती थी, तो आसान था बात करना उनसे। तो उन्होंने कहा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपकी उम्र के लिहाज से कथक में पैरों का काम तो होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा लेकिन आप सीख क्यों रही हैं? क्योंकि हम मेरे अंदर भी बहुत उत्साह था, कि जिज्ञासा थी कि 90 साल की उम्र में कोई कथक क्यों सीखने आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की आध्यात्मिकता को समझना चाहती हूँ। तो एक और टर्न से पड़ा मेरे दिमाग में कि भारत की आध्यात्मिकता को समझने के लिए वो कथक सीखने आई हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, अब मेरा भी सवाल था कि भाई आप आध्यात्मिकता क्यों सीखना समझना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में बहुत त्याग की भावना है और समर्पण की भावना होती है, जो मैं जानना चाहती हूँ। तो बातचीत और आगे बढ़ी, संवाद। तो पता चला कि उनके पास उनका कोई बचपन का खिलौना अभी तक सुरक्षित है। उनकी उम्र 90 से ऊपर, शायद 92 साल थी। तो
मुझे पहले थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई को दे देता है, छोटी बहन को, फिर चाचा चाची को, पड़ोस में, ऐसे करते करते मेरे पास कोई मेरे बचपन का खिलौना नहीं है और इतना एंटीक पीस कोई नहीं रहता, सब हम लोग बांट देते हैं छोटों को, या किसी ने कहा तुम्हारी चीज़ अच्छी लग रही तो इस पर बातचीत हुई। तो अब जो मैं आपसे कह रही थी कि भाषा और संस्कृति की बात है, एक कोई आई थी, वो हिंदी सीखने आई थी, तो उनसे भी बातचीत जब हुई तो उन्होंने कहा कि मैं केरल जा रही हूँ तो मैं इसलिए हिंदी सीख रही हूँ। मैंने कहा लेकिन केरल जाने के लिए तो हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं, आप मलयालम सीखिए या काम चल जाएगा। तो लेकिन हाँ, हिंदी की संस्कृति। फिर वहाँ पर जो एलते विश्वविद्यालय था, जहाँ पर दिलीप मेरे पति जो जामिया मिलिया में प्रोफेसर भी हैं, तो वो गए थे विजिटिंग प्रोफेसर, तो उनकी हेड मारिया जी ने मुझे बुलाया था कि आप हमारे यहाँ व्याख्यान दें। और जाहिर है कि वो बच्चे उतनी अच्छी हिंदी नहीं समझते थे, लेकिन पढ़ते थे, वो हिंदी की संस्कृति और पत्रकारिता भी जान रहे थे। तो उन्होंने मुझे विषय दिया कि कैसे मंदिरों में जब ये जाएं तो वहाँ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि भारत जाएंगे तो भारत के मंदिरों में जाएंगे। तो इस पर 3 व्याख्यान थे मेरे, अलग अलग दिन, पूरा 1.5-2 घंटे के। तो किस घंटी क्या है और आरती क्या है, और जूते चप्पल बाहर रख के जाएं, और बैग में कोई ऐसा मांस मदिरा ना लेके जाएं, क्योंकि उनकी संस्कृति में वो सामान्य बात है, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ही स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिर वही बात आ गई कि भाषा सीखना और संस्कृति, इसलिए मैंने बात यहाँ से शुरू की कि मेरे अनुभव में ये बात आई कि भाषा एक संस्कृति है, और यहाँ तो हम कहते ही हैं, लेकिन मैंने वहाँ उसको जीते हुए देखा लोगों को कि वो कैसे हमारी संस्कृति को समझने के लिए सीखना चाहते हैं। और आप जानते हैं राहुल संकृत्या इनका नाम, कि उन्होंने सचमुच कितना लिखा हिंदी में, और बाहर घूम कर देख कर हमें बाहर की संस्कृति से परिचय कराया हमारी भाषा में। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि किस तरह वहाँ पर लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो एक तो ये कि वो क्या वर्णमाला सीखना शुरू करते हैं, और जाहिर है कि शुरू तो वहीं से करेंगे, और फिर उसके बाद में क्या, जैसे हमारे प्राइमरी के बच्चे पढ़ते जाते हैं ऐसे 12 साल में स्कूल पास करके जानते हैं, नहीं, थोड़ा बहुत जानने, भाषा को पढ़ना और बोलना, ये जानने के बाद वो फिर हमारी संस्कृति का अध्ययन करने लगते हैं। बोलना, जब आपने कहा, अभी सुभाष जी ने भी कहा था कि हम ये बोल कर हम कम से कम बात कर लें, तो वाचिक संस्कृति, अगर मैं कहूँ कि हाँ, वाचिक परंपरा में तो हम अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित रखे हुए हैं विदेशों में, वो है। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे कि विदेशों में कैसे हिंदी का इतिहास है, तो आप जाएंगे कि सूरीनाम के इतिहास में जाइए अगर, तो वहाँ तो सब कुछ वो खाली अपना भोजपुरी और लोकगीत और गीतों, भजन कीर्तन कविता, इसमें सुरक्षित रखे हुए थे। एक किताब का जिक्र अभी पिछले कुछ सालों से हो रहा है, और ये बात आती है कि हमारे देश में हिंदी का विरोध क्यों होता है, तमिल में क्यों होता है। तो एक पुस्तक आई है जो जिनका नाम है सुधी, एक मिनट, उसमें इसका जिक्र है, मैं अभी नाम भी आ जाएगा मुझे याद, कि कैसे वहाँ के गीतों में हिंदी के प्रति एक विरोध की भावना, एक कि हिंदी जो है वो हाँ, पैशंस ऑफ द टंग लैंग्वेज डिवोशन इन तमिल इन इंडिया, ये नाम है सुमति रामास्वामी, 1997 में है, पब्लिश है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप लोग कहेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी इसका, आप लोग पढ़िए। तो कैसे जब कोई बात सालों तक ये डाल दी जाती है मस्तिष्क में कि हाँ ये किलर है, ये हमारा नुकसान कर रही है, तो फिर वो आज भी रहता है। लेकिन मैं अभी ये सुन रही थी जो हीरक जयंती समारोह, यहाँ पर तमिल में जिन्होंने अनुवाद किया है, आज वो बोल रहे थे, और उन्होंने संगम साहित्य से उदाहरण दिया और बात की इस पर। तो भाषा के प्रति एक भरोसा, भाषा के प्रति कैसा विरोध हमें समझने के लिए मिलता है। हाँ, अब मैंने कहा था कि मैं अपने अनुभव से बताऊंगी। तो जब मैंने देखा यूरोप में कि लगभग 14-15 देश तो मैंने भ्रमण किए, और हर जगह किसी न किसी कारण से ही थे। 3-4 देशों में तो हमने झांसी की रानी का मंचन खुद से किया, मैं उसको सस्वर वाचन करके अभिनयात्मक तरीके से उस वेशभूषा में। और जब पहली बार किया, मैं सुभाष जी बताऊँ वो अनुभव,
उसमें लगभग 35-36 देशों के राजदूतों की पत्नियां थीं और वो उसमें से शायद एक या दो थोड़ी बहुत हिंदी समझती होंगी, मैं तो नहीं कहती कि बोलती होंगी। तो पहले मुझे कहा गया था कि आप कविता खड़े होंगी साइड में डाइस पर बोलेंगी और जो भरतनाट्यम और कथक के आर्टिस्ट हैं वो लोग उस पर नृत्य करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। रिदम जो है वो हमारी कविता की होगी जो मुझे गानी थी। तो मैंने कहा कि बीच बीच में ऐसा भी था कि केवल मुझे गाना है और मंच खाली है। तो मैं थिएटर थोड़ा जुड़ी हूँ, मैंने अपना डाउट किया कि भाई जब ये नाचने वाले आएंगे तो कुछ भी हो, रंगीन कपड़े पहने हैं, रिदम ताल में कर रहे हैं तो सब ताली बजाएंगे। जब मैं हिंदी में बोलूँगी और हिंदी कोई जानता नहीं है तो मेरे तो हूटिंग तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ होती है, उधर नहीं करेंगे, लेकिन बुरा ज़रूर मानेंगे कि अब ये क्यों फिर से बोर करने आ गई हैं। तो मैंने जब हम लोग रियाज प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी, तो मैंने कहा कि क्या करूँ। तो उसमें एक जो भरतनाट्यम कर रही थी पन्नी स्वामी जी, वो नाटक भी जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप अभिनयात्मक तरीके से करती हैं। और मैंने इस बात को पकड़ा और मैंने फिर उस पर काम किया। सच में वो इतना प्रभावी हुआ कि मैंने देखा अंत में कि वो नहीं जानती मेरी भाषा, लेकिन इतनी प्रभावी थी वो कविता कि कई लोग रो रहे थे झांसी की रानी की कहानी को सुन करके। तो ये प्रभाव छोड़ती है। फिर वही बात है कि संस्कृति आपकी क्यों वो कर पाई मैं, इसमें भी देखिए फिर भी विदेश में हिंदी कैसे पहुंची। जो हमारे भारतीय राजदूत की पत्नी थी वो कविता छावड़ा जी, वो झांसी से थी। तो उनको कहीं ये एहसास हुआ कि भारतीय स्त्रियों को ऐसा माना जा रहा है कि वो थोड़ा पतिव्रता हैं, करवा चौथ करती हैं, तो उनके यहाँ वो कुछ सप्रेस हैं, कुछ दबी हुई हैं। तो वो झांसी से हैं, वो तो झांसी की रानी का नाम बचपन से जाननी कैसे स्वीकार कर लें। तो उन्होंने इसको इस तरह कई देशों में पहुँचाया और ये वहाँ गया वॉरियर क्वीन के रूप में, हिंदी के बहाने। ताकत समझिए आप, भाषा की ताकत तो होती है। और फिर जब दूसरे देशों में गए, जैसे मैंने डेनमार्क में देखा, डेनमार्क में एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, उन्होंने हमें खाने पे भी बुलाया था और बहुत सारे कविता का उपन्यास है उनके, 8-10 उपन्यास है, मैंने पढ़े भी हैं। अनीता या क्या नाम है उनका, अभी याद आ जाएगा वो भी। तो वहाँ देखा कि धार्मिक अध्ययन केंद्र है, धर्म साउथ एशियन रिलीजियस स्टडीज़ करके पढ़ाया जा रहा है, उसमें हिंदी पढ़ाई जा रही है। आरुष विश्वविद्यालय में JNU से हैं विवेक शुक्ला, वो पढ़ा रहे हैं। और पोलैंड में पढ़ाई जा रही है। ऐसे अलग अलग देशों में हिंदी चेयर बनी है ICCR से और वहाँ पढ़ाई जा रही है। अब वहाँ एक और बड़ी ख़ास चीज़ मैंने देखी, ये तो जो सरकारी के तहत जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं। जो भारतीय लोग रहते हैं वो अपने संस्था बनाते हैं, भारतीय संस्था कोई, उसमें हर त्यौहार पर कार्यक्रम करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो लोग आपस में तो मिलकर करते हैं जितने भारतीय हैं, उसमें अपने विदेशी मित्रों को आमंत्रित भी करते हैं और वो बहुत ही रुचि के साथ उसमें जाते हैं, उत्साह के साथ, ये देखने के लिए हर त्यौहार कैसे हो रहा है, कैसे फिर जो है वो उसमें वो बोल रहे हैं। बहुत पॉपुलर होता है एक बॉलीवुड करके भी करते हैं, जिसमें वो अपना गाने भी गाते हैं, नृत्य भी करते हैं और इस तरह से भी प्रचार प्रसार है। एक और चीज़ मैंने देखी, भारतीय चीज़ों की दुकानें हैं, तो जो हमारा जो वो वहाँ सब मिलता है, आटा, सब्जी, दाल, हिंदी में भी लिखा होता है। लेकिन देखिए अब एक समस्या तो है, जब हम अपने देश में आते हैं तो हमें प्रोडक्ट पर अंग्रेजी में लिखा मिलता है। हंगरी में रहते हुए या मैं अगर जर्मनी जाऊं तो वहाँ जर्मन भाषा में, तो जब प्रोडक्ट पे कुछ भी लिखा है ना तो मुझे उसे अनुवाद करके समझना होता था कि ये क्या है। अंग्रेजी में नहीं लिखा होता था, हमारी हर चीज़ में अंग्रेजी में लिखा है। एक तो मुझे लगता है कि अगर हमें हिंदी को मार्केट में सच में लेके जाना है तो ये तो हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम अपने उत्पादों पर हिंदी में लिखें, तो ये प्रसार इससे थोड़ा बढ़ेगा। मतलब ये कोई बड़ी आकांक्षा हो सकती है कि हमारे अगर हम तमिल में पहुँचें तो फिर हर चीज़ वहाँ तमिल में लिखी हो और हिंदी में भी लिखी हो। और
जिस राज्य में है, क्योंकि राज्य की भाषा भी महत्वपूर्ण है। और हिंदी आज इसमें जो समारोह में सुबह सुन रही थी, उसमें जो तमिल के विद्वान ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा मैं अपनी चाची को भी प्रणाम करता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा तमिल को प्रणाम करता हूँ और अपनी चाची हिंदी को प्रणाम करता हूँ। तो ये अच्छी बात है। और मंत्री जी ने भी कहा कि हिंदी की सब सखियों माने कि सब भाषाओं के विकास के साथ ही हम हिंदी का भी विकास कर सकते हैं, माने कि हम किसी को भी छोड़े नहीं। तो इससे ये बात समझ आती है मुझे कि हम अनुवाद पे ज़्यादा बात करें, क्योंकि अगर हम अनुवाद करेंगे दूसरी भाषाओं में तो वो पहुंचेगा। मैंने भी हंगेरियन थोड़ी सीखी, तो वो अनुवाद के बहाने भी आती है। और उन्होंने हमारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं तो वो अनुवाद से ज़्यादा समझते हैं। लेकिन बात यह है कि वो बोले वाचिक परंपरा में बोलें, तो वाचिक परंपरा में बोलने के लिए तो आप कितना संवाद करेंगे। फिर बात है संपर्क भाषा के रूप में, तो फिर केवल अपने देश में ही संपर्क नहीं, दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी आप उतना संपर्क करें। जब संपर्क करेंगे तो केवल वही आपकी संस्कृति नहीं समझेंगे, आपको भी उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। यूं ही तो वो नील पक्षी नाम से जो बाइबल का अनुवाद हुआ है, तो वो देखना चाहिए कि किस तरह से हम दूसरों के दिल में राज कर सकते हैं अपनी भाषा के बहाने, अपनी संस्कृति के बहाने। मतलब कि जैसे कि अगर आप अगर याद करें कि विवेकानंद जी को, तो यूरोप में जब जाके हिंदी उस ज़माने में अमेरिका में बोले तो किसी ने पूछा उनको कि समझा कि पहले इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए शायद हिंदी में बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अभिवादन किया हिंदी में तो उन्होंने जवाब दिया अंग्रेज़ी में। तो उन्होंने कहा कि कैसे, मैंने ये प्रसंग कहीं पढ़ा और आप तो अंग्रेज़ी जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, तो फिर मुझे भी जवाब आपकी मातृभाषा में देना था, मैं भी आपकी माँ का सम्मान करूँगा। तो ये संस्कृति की बात कर रही हूँ, लेकिन हुई तो भाषा के बहाने ना। तो ये विवेकानंद की बात करें, गांधी जी की बात करें, और अभी भाषण में सुना मैंने मंत्री जी के कि शिवाजी की बात भी उन्होंने की कि स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने। और एक और बात कि एक तरह की हिंदी है कि हिंदी में संस्कृत शामिल है, उसको निकाला जाए। दूसरा ये शामिल किया जाए, खास चाह कर शामिल किया जाए और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाए। दूसरा, हिंदी से उर्दू के शब्दों को निकाला जाए, तो वो भी क्लिष्ट हो जाएगा। हिंदुस्तानी ज़ुबान में बात की जाए, भाषा में, हिंदी भाषा में को जितना व्यापक आप बनाएंगे उतना सहज रूप से आप इसको संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि अगर निकाल देंगे कि आपने इधर उर्दू के निकाल दिए, उधर आपने भोजपुरी के निकाल दिए, उधर फिर आपने कहा नहीं ये तो लोक भाषा का शब्द है, इसको भी निकाला जाए, और सिर्फ भरमार की जाए कठिन शब्दों की, तो फिर वो भाषा फिर संपर्क में तो नहीं आ पाएगी। तो जब विदेशों में भी संपर्क कर रहे थे तो मैंने देखा कि हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती थी कई बार कि हम थोड़ा सरल करके, हाँ वहाँ विद्वान लोग हैं उनके साथ ऐसा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैंने एक 10 दिन का एक वर्कशॉप, ट्रांसलेशन वर्कशॉप बुरा ज्वाइन किया था, जो था सोफिया विश्वविद्यालय में, और उसमें 10 देशों से विद्वान आए थे, अच्छे विद्वान, जिनको अलग अलग विश्वविद्यालयों से, जिनको अच्छी तरह हिंदी आती थी। हाँ, और हमने बिल्कुल हिंदी साहित्य के जो समसामयिक पुस्तकें, उपन्यास, कविताएं, इन पर चर्चा की। तब कभी भी नहीं लगा कि हाँ हमें सोच के कुछ सरल शब्द बोलने, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में जब आम लोगों जो हिंदी सीख रहे थे उनके साथ बात करने में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना था। तो इस तरह मेरा अनुभव तो बहुत सुंदर है। और मुझे जब जा रहे थे तो थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं कैसे कभी मुश्किल होगी या कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भाषा ही भूल जाएं अपनी, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत बड़ा हिंदी समुदाय मुझे मिला और पूरा गांव बसा कर आई हूँ, और बहुत अच्छी तरह तीज, त्योहार, होली, दिवाली, क्योंकि फिर संस्कृति है, फिर आप अपने गीत गाएंगे, आप अपनी ताल सुनाएंगे, अपने गाने सुनाएंगे, अपनी होली गाएंगे। तो लोक भाषा के रूप में भी अपनी भाषा को संरक्षण देना और उसका प्रसार करना, ये भी बहुत काम आया। और मैंने देखा कि वहाँ हो रहा है और मैं इसकी सहभागी बन सकी, मैंने इसमें भागीदारी की। ये मेरा सौभाग्य है
कि मैंने इतने लोगों से के साथ संपर्क किया और देखा, समझा। तो केवल ऐसा नहीं था कि बहुत ही क्लिष्ट, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की हिंदी तो आप जानते हैं कि वो तो कोई सी सरल हिंदी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना, भाव प्रसारित हुआ। मैंने अंत में लोगों को रोते देखा, प्रस्तुति के माध्यम से, आवाज़ के उतार चढ़ाव के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। लेकिन ये भी था कि सरल तरीके से भी बात करनी थी, और जो लोग भारतीय संस्कृति को समझने के लिए बाहर, मैं एक वाक्य में कहूँ तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए वो हिंदी भाषा तक पहुँचना चाहते हैं। और जारी रखूं या अभी काफ़ी है? मैम आप कर रहे हैं, आप हम तो सुनने के लिए तत्पर ही हैं। तो हम लोग कंचन जी की कविताओं की तरफ चलेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बताऊं आपको, आइसलैंड में भी गई थी। आइसलैंड में भी मैंने देखा, हमें वहाँ भी हिंदी बोलने वाले एक दो लोग मिले। और प्राग में तो मुझे कुछ पुस्तकें भी अनुवादित मिली हिंदी में, क्योंकि हमारा बहुत फोकस पुस्तकों पर था। लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाते हैं विदेश से, मैं पुस्तकें खरीद के लाई बहुत सारी, जो अनुवादित दूसरी संस्कृति, फिर वही बात है संस्कृति समझने के। हिंदी में तो नहीं मिली उतनी, लेकिन कम से कम आइसलैंडिक भाषा को इंग्लिश में जो अनुवाद मिला वो तो हमने ज़रूर उसको पाया। प्राग साहित्य को अंग्रेजी में मिला। आप जानते हैं कि निर्मला वर्मा ने तो बहुत सारा हिंदी में किया है, लेकिन जो नहीं किया वो भी हमें अंग्रेजी में बहुत जगह पर मिला। पोलैंड में जाके मिला, पोलिश भाषा में मिला, सोफिया में भी, बल्गारियन भाषा में मिला। और मैंने जो देखा वहाँ पे सोफिया के बच्चे बहुत अच्छी तरह हिंदी बोल रहे थे। और उन्हें भारत जब आते हैं ना, वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग देशों से, तो फिर वो भ्रमण भी करते हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं और उसमें हिंदी का वॉइस ओवर भी डालते हैं। हिंदी पीछे डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ डालते हैं। कई बार उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब उस तरह नहीं मिलते हैं, फिर वो विशेषज्ञों के पास जाते हैं। लेकिन माध्यम वही है। एक शब्द में कहूँ तो संस्कृति, भाषा एक संस्कृति है, और उसी को समझने के लिए लोग हमारी भाषा से जुड़ते हैं। तो और हमारी संस्कृति में अगर मैं कहूँ तो फिर वो लोक भाषा को बचा के रखना, अपने साहित्य को बचा के रखना। अगर आप कबीर के पद गाएंगे, अगर आप तुलसीदास को गाएंगे, अगर आप भोजपुरी में गाएंगे, अगर आप राजस्थानी का गाना गाएंगे, तो फिर आपकी भाषा भी संरक्षित है और उस साहित्य से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। राजभाषा, आज की जो बात है वो तो है राजभाषा की बात, कि हाँ हम एक दिन ऐसा कर पाएँ कि हिंदी में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रख पाएँ। ये अभी मुझे लगता है कि इस पर अभी बात होनी चाहिए और बहुत जल्दी हो जाएगी। आज मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे जजमेंट जो हैं वो अब हिंदी में उपलब्ध हैं कई भाषाओं में। कई कितने 80,000 से ज़्यादा जजमेंट उन्होंने बताए कि वो हिंदी में उपलब्ध हैं। तो लेकिन ये अभी नहीं है, ये तो मैंने आज के ही अखबार में पढ़ा, आपके जनसत्ता में ही, कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात हिंदी में नहीं कह सकते। तो आप जानते हैं, लेकिन मैं खबर इसलिए बता रही हूँ कि अभी तक, आज की तारीख तक भी हम सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में अपनी बात नहीं कह सकते हैं। और उसका कारण ये नहीं है कि आप कह नहीं सकते, उसका कारण ये है, वो कहते हैं बेंच में जो बहुत सारे जज बैठे हुए हैं तो हो सकता है एक दो उसको समझ ना पाएँ। तो मुझे लगता है कि अगर जुडिशरी का एग्ज़ाम पास करना है तो उनको कम से कम हिंदी का एक परीक्षा भी अच्छी तरह पास करनी चाहिए, ताकि अगर कोई मज़दूर भी अपनी बात, या कोई बहुत गरीब से निचले स्तर का कोई व्यक्ति जो सिर्फ हिंदी जानता है, कोई दूसरी भाषा नहीं जानता, वो अपने न्याय के लिए सबसे उच्च सीढ़ी तक अपनी बात कह सके। इस पर भी शायद किसी दिन हम लोग ताली बजा सकें कि हाँ हमने ऐसा कर लिया। अभी तक तो हीरक जयंती समारोह तक तो नहीं कर पाए हैं। तो कविता शुरू करूं? आपने जिक्र किया था मेरी पुस्तक का, पतंग उड़ाती लड़की, और आपने ये भी कहा कि मेरी पुस्तकें जो हैं वो स्त्री भाषा पर हैं। इसमें बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कविताएं मेरी बच्चों पर हैं। बच्चों से मेरा संपर्क रहता है और मेरा लगाव रहता है। तो मैं इसका जो शीर्षक है पतंग उड़ाती लड़की, पहले एक वही सुना देती हूँ ताकि फिर कुछ खुले कि कहाँ जाऊँ। अभी तो यहीं से शुरू करूँ। पहली कविता यही है।
मैंने कभी कोई पतंग आसमान में नहीं उड़ाई, मैंने कभी कोई पतंग आसमान में नहीं उड़ाई, सिर्फ कटकर गिरती हुई पतंगों के धागे पकड़कर उन्हें अपनी छतों पर लूटा है। पतंग उड़ाने की आज़ादी हमें कभी भी नहीं थी, उड़ती रंगीन पतंगों को सिर्फ देखा भर है। देखते देखते हवाओं के रुख पहचान गई, अब मेरी बेटियां अपनी पतंग उड़ाती हैं। और क्या सुनाऊं? एक कविता आपको अग्निशिखा नाम से है। आजकल क्या, मैं तो बहुत सालों से यही माहौल देख रही हूँ कि जनता में आक्रोश है, लेकिन शायद लोग डरेंगे। अभी सुबह सुबह अखबार में पढ़ा, किसी ट्रेन में किसी व्यक्ति ने किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को छेड़ रहे थे, तो यात्रियों ने मिलकर उसे बहुत पीटा और इतना पीटा कि वो मर गया। मतलब तो आक्रोश तो है लोगों में, लेकिन हाँ, अभी ये डर नहीं है कि हम ऐसा काम ना करें। तो ये माहौल तो शायद अभी कलकत्ता के सबके सामने है। तो मैं सुनाऊँ आपको यही, इसी से जुड़ी कुछ अग्निशिखाएं मैंने लिखी थी पहले कभी। अग्निशिखाएं बन गई हैं इस देश की लड़कियां, अग्निशिखाएं बन गई हैं इस देश की लड़कियां, उनको जलने का अनुभव बहुत बहुत पुराना है। पार्वती जली थी, शक्तिपीठ साक्षी हैं। पति का अपमान न सह सकी, लेकिन पांडव पति नहीं जले थे द्रौपदी के अपमान पर। भाई की आज्ञा का पालन करते हुए होलिका भी जली थी, ना जलने के वरदान के बावजूद। अपमान से बचने को जल गईं स्त्रियां और पद्मिनी के जौहर की कथा में समा गईं एक साथ। दशरथ की पत्नियां नहीं जली थीं पति की मृत्यु पर, जलकर बच जाने की कथा है। फिर सीता धरती में धंसकर गायब हो गई। रूप कुंवर जली थी हमारे समय में, और दहेज के स्टोव ने तो न जाने कितनी अनगिनत लड़कियों को जला दिया जिंदा। एसिड से जलाई जा रही हैं अभी भी लड़कियां, और अब तो रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल की मदद से सुरक्षित घेरे में भी जलकर राख हो रही हैं लड़कियां। दिन के उजाले में गृहस्थी की आंच में दिन रात सुलगती लकड़ियों सी धुधुआती, आग से खेलती भीतर भीतर, जैसे वे जिंदा ही अग्निशिखाएं बन गई हों। जरा ठीक से देखो, कालिमा के बीच अंधेरे में प्रकाश सी खिल रही हैं न जाने कितनी अनगिनत अग्निशिखाएं। राख नहीं कहो उन्हें, वे अग्निशिखाएं बन उठी हैं जो एक साथ अब आसमान से आग बरसने को तैयार है। अपनी लपटों में जलने का ताप समेटे हैं। इस ताप में कोई लंका जलेगी, और जलेगा तो दुशासन भी। ये सदियों से इकट्ठा ताप है, इसकी लपटें खूबसूरत हैं, आग का दरिया बन एक साथ बह रही हैं देश में अनगिनत अग्निशिखाएं। तो ये इतना ही था। कुछ आप लोग कहिए तो मुझे कुछ पता चले क्या सुनाऊं, बहुत कुछ है। मैम, दोनों आपने जो सुनाई वो बहुत सुंदर लगी हम सबको। सब यहाँ पर जो मैम चैट बॉक्स में बता रहे हैं, तो एक बार उसकी तालियां। उसमें आजकल आभासी माध्यम में भी प्रोत्साहित करने का वो है मैम, इमोजी है ये सब आदि से। अच्छा। तो सब प्रोत्साहित तो कर ही रहे। ठीक है, तो और सुना देती हूँ। हाँ, हम सब लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने शहरों से बाहर हैं जहाँ हमारा बचपन बीता। तो एक इस पर है, एक सुंदर झील जहाँ आते हैं फ्लेमिंगो। झील के नीचे डूब गया है एक भरा पूरा शहर। अक्सर मैं अपना शहर याद करती हूँ, तो कभी किसी दिन ऐसा ही कुछ अपना शहर याद आ रहा था, तब मैंने ये लिखा था। एक सुंदर झील जहाँ आते हैं फ्लेमिंगो,
झील के नीचे डूब गया है एक भरा पूरा शहर, जो कभी खिलखिलाता था, जहाँ बजता था संगीत, गूंज थी घंटियों की, थाप थी तबले की, तीज त्योहारों की रौनक थी, आँखों में सपने थे झिलमिल रंगीन। ब्याही लड़कियों की आँखों में लम्हा लम्हा डूब रहा होता है उनके भीतर मायके का शहर। खूबसूरत गृहस्थ के नीचे हर रोज़ देखती हैं ब्याही आँखें अपने डूबते शहर को। किसी तेज़ लहर का बहाव नहीं, लेकिन बहता है शहर उनकी रग रग में। कोई सड़क वहाँ बहती नहीं, धंसता नहीं कोई मोहल्ला, सब साबुत जीवाश्म हैं सुंदर झील के नीचे। झील के ऊपर खिले हैं कमल दल, झील के ऊपरी तल पर आते हैं फ्लेमिंगो। झील के नीचे डूब गया है भरा पूरा शहर। ये तो रंग जी मैम, ये कविता हम सबके बहुत करीब है, क्योंकि हम सब अपना अपना शहर, अपना अपना स्थान, घर छोड़ के आते हैं, तो ये हाँ। बहुत रिलेटेबल लगी सबको मैम। वही भी मैंने कहा, सब यहाँ बहुत सारे बच्चे बाहर से आए होंगे अपना अपना शहर छोड़कर, तो शहर तो याद आता है, ऊपर कितनी भी सुंदर झील बना ले। चाहे देखिए, ये एक कविता है, आप लोगों को शायद, क्योंकि मैंने भाषा पे काम किया है, तो भाषा केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति है, उस रंग है। रंग मेरे और तुम्हारे। जब तुमने पतंग के रंगों की बात की, लड़कों के रंग अलग होते हैं और लड़कियों के अलग। आजकल हम कितना भी जेंडर की बात करें, पर होता तो है। जब तुमने पतंगों के रंगों की बात की, तब मैंने उसे चूड़ियों के रंगों से समझा। बचपन से मोहल्ले में पतंग और चूड़ियों को एक ही दुकान पर बिकते देखा था। मैंने रंगों को चूड़ी से जाना, जैसे तुमने पतंग के रंगों से। तुम्हारे रंग आसमान में थे और मेरे रंग मेरे हाथों में। तुम्हारा रंगीन आसमान मेरे सपने में रहा और मेरी चूड़ियों का रंग तुम्हारी आंखों में। हमारे दरमियान रंग एक जैसे ही थे, बस उनके बहाने अलग अलग थे। अच्छा, सब युवा जन बैठे हैं यहाँ, तो कुछ वैसा ही सुना देती हूँ। एक कविता है गुलाब पर। जैसे सब लोग गुलाब, एक महीना आता है तो ऐसा लगता है कि पेड़ों से गुलाब गायब हो गए हैं एक ख़ास तारीख को, बाज़ार से भी गुलाब गायब हो जाते हैं एक ख़ास तारीख को। गुलाब रोज़ डे और फिर वैलेंटाइन डे और फिर तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग ऐसे गुलाब को समझें। तो मैंने तो अपनी तरह से देखा है, गुलाब भी और चाँद भी। चाँद पर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, और किसी का दिल कभी आए और चाँद पे ना लिखे तो ये संभव नहीं है। तो मैंने भी एक गुलाब पर भी लिखा और चाँद पर भी लिखा। तो पहले चाँद पे सुना देती हूँ, अच्छा, फिर गुलाब पर। सुनो चाँद। आप लोग को भी याद आ रहे होंगे, चाँद पे बहुत कविताएं हैं, बहुत लोग। हाँ मैम, चांद पे सब लिखते हैं, हम लोगों ने कहीं कहीं लिखी है, सब लिखी हैं। हाँ, तो सुनो चाँद, मैं चांदनी नहीं तुम्हारा आकाश हूँ। सुनो चाँद, मैं तुम्हारी चांदनी नहीं तुम्हारा आकाश हूँ। ए चाँद, तुम सुन रहे हो ना? तुम चाँद हो लेकिन मैं चांदनी नहीं, मैं तो आकाश हूँ, जिसमें तुम हर छोटे बड़े रूप में अपना वजूद रख सकते हो। चाँद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा, जिसमें तुम हर छोटे बड़े रूप में अपना वजूद रख सकते हो। मैं तुम्हारा आकाश हूँ। अपने कवियों से ज़रा ये कह दो
अपने कवियों से जरा ये कह दो मैं किसी पूर्णमासी की मोहताज नहीं, क्योंकि पूर्णमासी के दिन ही ज़्यादा चांदनी खिलती है, तो यहाँ तो कुछ और ही कहा है। अपने कवियों से जरा कह दो कि मैं किसी पूर्णमासी की मोहताज नहीं, चांद तारे सब मेरी चादर पे रहते हैं, मैं तुम्हारा आकाश हूँ, तुम मेरा चांद हो। कुछ ठीक ठाक मतलब समझ में आ भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है, या बंद कर दूं? हाँ मैम, यहाँ पर सब ऐसे ही लोग उपस्थित हैं जो लिखते पढ़ते हैं। हम लोग सज्जन, अच्छा। हमारी रत्नात्मक सोसाइटी है, उसी के हैं। तो मुझे मतलब मैं समझ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है सब समझ रहे हैं, तो क्योंकि ठीक सबके है, रिएक्शन भी आ रहे हैं। फिर ये सुनो, लाल गुलाब। लाल गुलाब, पता नहीं, मैं तो जिस तरह सब लोग समझते हैं गुलाब को, मैं नहीं समझती। मुझे चांद नहीं चाहिए तुमसे और ना ही कोई लाल गुलाब। बहुत प्रेम में ना चांद तारे तोड़ लाते हैं, चांद ले आएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, अरे भाई उनको वहीं रहने दो। मुझे चांद सबसे पहले यही नहीं, बात होती है, चांद मुझे तारों की। चांद नहीं चाहिए। एक मिनट में ये लगा लूँ, नहीं तो ये बैटरी गई। जी, मुझे चांद नहीं चाहिए तुमसे, ना ही कोई लाल गुलाब। गुलाब की खेती मैंने कर ली है। एक गुलाब में क्या करूँगी? गुलाब की खेती मैंने कर ली है और चांद की ओर मैंने कदम बढ़ा दिए हैं। न मेरे होठों को गुलाबी पंखुड़ियाँ कहो, न मेरे होठों को गुलाबी पंखुड़ियाँ कहो, और ना अपनी उंगली से मुझे चांद का ख्वाब दिखाओ। मेरे होठों में सवालों के कांटे हैं और मेरे ख्वाब में पूरा आसमान। मैं सिर्फ गुलाबी और लाल रंग क्यों कर पहनूं? तुम मेरे लिबास का रंग तय ना करो। इसरी तुमने रच ली नई जो खुलेआम प्रेम करे। तुम मेरी आँखों में देखो, ना इनमें नया रंग भरो, ना मुझ में नया रंग भरो। एक अपना नया चित्र खींचो, कोई नई बात बोलो। एक अपना नया चित्र खींचो, कोई नई बात बोलो। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई लाल गुलाब, न कोई चांद, न कोई रंग, न कोई ख्वाब, न कोई स्वप्निल प्रेम कथा। न अपने लिए चाहिए तुम्हारी रची कोई भाषा। मैं एक नई भाषा के साथ तुमसे संवाद करना चाहती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। एक मैंने माँ पर लिखी थी, शायद सबको कुछ ना कुछ अपना दिख जाएगा। माँ ने अपने घर में पुरानी साड़ी से कपड़ों के नए आकार बनाना सिखा दिया। माँ ने अपने घर में पुरानी साड़ी से कपड़ों के नए आकार बनाना सिखा दिया। माँ ने अपने घर की सिलाई मशीन से जीवन की कतरनों को जोड़ना सिखा दिया। माँ ने अपने घर की सिलाई मशीन से जीवन की कतरनों को जोड़ना सिखा दिया। माँ ने अपने घर में रात के बचे खाने से जीभ को एक नए स्वाद का पता बता दिया। माँ ने अपने घर में रोज़ दिया जलाकर रात के अंधेरे में राह ढूंढ चलना सिखा दिया। माँ ने अपने होठों की बुदबुदाहट के बीच से दूसरों के जंगल में जीने का मंत्र सिखा दिया। माँ ने अपने घर की बंद दीवारों में छेद से उसकी आँखों में एक नया सामान रख दिया। इस कविता का नाम है जीवन मंत्र। बहुत सुंदर। अब हमें लग रहा है मैम कि काश हम लोग ऑफलाइन मिल पाते और ऑफलाइन आपको सुन पाते, बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से किसी दिन कभी मिलेंगे। ऐसा सौभाग्य हमें जरूर मिले मैम, आपसे ये निवेदन है। बिल्कुल मिलेंगे, सुभाष जी बुलाएंगे ऑफलाइन। काफ़ी है, बहुत है। आप लोग हाँ कुछ मैम, सुना इसके दीजिए। पश्चात आप हमारे, लोग लिखते हैं तो जरूर कोई ना कोई सुना दे कुछ। हाँ मैम, हमारे बीच में भी कुछ है आप लोग में से अगर जो कोई सुनाना चाहे। नहीं, मेरे पास 3 नाम है अभी, जिन्होंने अपने नाम दिए थे कि उन्होंने सुनाना है। तो अभी मैं करुणा नयन जी को बुलाऊंगा कि आप अपनी रचना को हम सबके सामने प्रस्तुत करें। करुणा नयन चतुर्वेदी। करुणा। नमस्कार।